गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम, जैसा कि आपको पता है कि मैथ की आपकी सीरीज चल रही थी, तो हमने नंबर सिस्टम के कुछ जो क्लासिफिकेशन था उसका वो डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो जो अभी आगे का थोड़ा सा और बचा हुआ था वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो जो पिछली क्लास का था आपका वो था क्लासिफिकेशन और नंबर्स। मैं आपको ये बता रहा था कि जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार हुआ है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, फिर इसके आगे आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, नंबर्स। संख्या को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला थी आपकी रियल नंबर, दूसरी थी आपकी इमेजिनरी नंबर। हमने इसको बोला था वास्तविक संख्या, और इसको बोला था हमने क्या, काल्पनिक संख्या। हिंदी में से हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ओके, तो संख्याओं को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला आपका वास्तविक संख्या, दूसरा आपका काल्पनिक संख्या। फिर हमने वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूं मैं आपको। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं नंबर लाइन में प्रदर्शित की जा सकती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं नंबर लाइन में प्रदर्शित नहीं की जा सकती उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं को हम इसकी डेफिनेशन दूसरी ये भी थी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। पहली थी आपकी परमेय, दूसरी थी आपकी अपरमेय। ओके, तो इसको हमने समझने के लिए परमेय और अपरमेय को हमने डेसिमल को टू फैक्टर्स में डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। फिर हमने अशांत दशमलव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। और इसके बाद मैंने परमेय संख्याओं को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद फिर हम आए थे हम पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जीरो सहित जो सभी काउंटिंग की संख्या उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। नेचुरल प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद इवन सम संख्याएं, दो से जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और अपरमेय संख्या क्या होती हैं ये मैं बताना आपको रिवाइज कराना भूल गया। अपरमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, तो ये संख्याएं आपकी क्या, अपरमेय संख्या कहलाती है। इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज जो मुझे आपको डिस्कस करना था, मुझे और आपको, वो था आपका क्या, इवन और ऑड के आगे। इवन और ऑड के आगे कुछ नंबर्स होते हैं आपके। सबसे पहला जो नंबर आता है आपका वो आता है क्या, प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर आती है आपकी भाज्य संख्या। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बाद आपका आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसके बाद आती है आपकी परफेक्ट नंबर। ये चार नंबर्स जो आपको जानने चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनको जानने से पहले आप दो चीज समझें, क्योंकि आपको ये तभी अच्छी तरह समझ में आएगा जब आप दो चीज में अच्छी तरह से डिफरेंस समझ पाएंगे। पहला है आपके क्या, मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं हम गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। पहले आप ये जाने गुणज क्या है, और दूसरे में आपको ये जानना है कि फैक्टर, गुणनखंड क्या है। तो हम पहले समझते हैं कि गुणज क्या है, मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है ये आपको समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं समझेंगे या फैक्टर नहीं समझेंगे तो आपको प्राइम और को प्राइम नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल क्या है। मल्टीपल क्या होता है? गुणज। जैसे मैं आपसे कहूं एक नंबर है आपके पास 2 एक नंबर है। यदि आपको 2 के मल्टीपल निकालने हैं तो मल्टीपल की डेफिनेशन ये कहती है कि
2 का गुणांक जिस जिस नंबर में होगा वो सारे नंबर क्या होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे। 2 का गुणांक आपका जिस जिस नंबर में होगा, 2 का गुणांक आपका जिस जिस नंबर में होगा वो सारे क्या होंगे, आपके 2 के गुणज होंगे। जैसे मैंने कहा आपका 2 पहला हो गया, इसके बाद क्या आया 2 का, जिसमें हम 2 ला सकते हैं, 4। इसमें देखो 2 का गुणांक है ना, 2 2 जा 4, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 2। अरे बोलो, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, जैसे ये लिखा मैंने 2 के बाद आया आपका 4। देखो हम 4 को 2 × 2 नहीं लिख सकते, इसमें 2 का गुणांक आ गया। 2 का गुणांक का ये मतलब है कि उस संख्या में 2 का मल्टीपल छुपा होना चाहिए, मतलब 2 का गुणा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 6। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, इसमें भी 2 का एक गुणांक छुपा हुआ है। इसके बाद आता है आपका क्या 8, 2 × 4, देखो इसमें भी तो 2 के गुणांक छुपे हुए हैं सारे। इसके बाद आता है आपका 10 में देखो 2 × 5, एक आपका 2 का गुणांक इसमें छुपा हुआ है। 10 के बाद 12 देखेंगे आप तो 2 × 6, देखो इसका भी आपका क्या 2 का गुणांक छुपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप सिंपल ये 2 का टेबल नहीं लिख दिया हमने, टेबल पहाड़ा नहीं लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके गुणज होते हैं, किसी जिस नंबर के आपको गुणज निकालने, आप क्या उसका टेबल पढ़ना चालू कर दें। यदि आप उसका टेबल पढ़ेंगे तो वो आपको उसके क्या है गुणज मिलते जाएंगे। जैसे मैंने कहा 3 के गुणज बताएं आप, जैसे मैंने कहा आपसे आप 3 के गुणज बताएं, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना करें, आप 3 का टेबल पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि 3 के टेबल में ही तो उसके गुणांक छुपे हुए होते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके जो गुणांक होते हैं वो आपके 3 के टेबल में ही छुपे हुए होते हैं। तो आप देखो 3 के बाद 3 2 जा 6, इसमें देखो छुपा हुआ है 3 का गुणांक, 3 3 जा 9, देखो 3 का गुणांक छुपा हुआ है कि नहीं, 3 4 जा 12, देखो 3 का गुणांक छुपा हुआ है कि नहीं, 3 5 जा 15, देखो 3 का गुणांक छुपा हुआ है कि नहीं, छुपा हुआ ना। तो जिस जिसमें आपका 3 का गुणांक छुपा हुआ होगा वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, 3 के गुणज। तो ये हैं आपके गुणज। आपको आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपका 4, आप 4 का टेबल लिखना चालू करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, देखो इसमें 4 का गुणांक छुपा हुआ है कि नहीं, इसमें भी छुपा हुआ है कि नहीं, 4 × 3, 4 का गुणांक इसमें भी छुपा हुआ है 4 × 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणज कुछ नहीं है आपके, गुणज इज नथिंग बट आपको जो टेबल दिए हुए उसका मतलब वो जो जिस संख्या के भी आपको गुणज निकालने हैं वो उसके क्या होने चाहिए, उसका गुणांक उस आगे जिस जिस नंबर में छुपा हुआ होगा वो सारे नंबर क्या होंगे, आपके गुणज होंगे। जैसे मैंने कहा आप 7 के लिखना चालू करें, आप यदि 7 के गुणज लिखना चालू करेंगे 7 के, तो देखो 7 2 जा 14, देखो इसमें छुपा हुआ है 7 × 2 7 छुपा हुआ है ना। फिर मैंने बोला आपसे 21, देखो 7 2 × 3, फिर मैंने 28, तो देखो 7 × 4, इसमें 7 सब में छुपा हुआ ना, इसमें सब में 7 का गुणांक है, इसलिए ये सारे क्या होंगे इसके गुणज। तो गुणज बहुत सिंपल सी परिभाषा है गुणज की, बहुत सिंपल है समझना गुणज को कैसे, कि जिस भी संख्या के आपको गुणज निकालने हो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उस नंबर का आप पहाड़ा पढ़ दें, मतलब उसमें 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का मल्टीपल कराते जाएंगे, आपको उसके गुणज निकलते जाएंगे। ओके, जैसे आप टेबल लिखते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये थे आपके गुणज। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूं गुणनखंड क्या होते हैं। ओके, बहुत धीरे धीरे समझेंगे हम, बहुत मजा आएगा आपको मैथ पढ़ने में। इसके बाद आते हैं हम क्या, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर, FACTOR, ये है आपकी फैक्टर। देखो गुणनखंड क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया गुणज। अब देखो जैसे मैंने बोला आपसे कोई नंबर लें आप, देखो आप ये कहेंगे डेफिनेशन मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको गुणनखंड समझ में आए, प्रैक्टिकली समझ में आए। आपको ये पता होना चाहिए, आपका जो माइंड है ना वो वर्ड्स में नहीं सोचता, पिक्चर में सोचता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में कोई पिक्चर बनेगी, यदि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। ओके, इसलिए मैं आपको, आप कहेंगे सर नंबर ले रहे, नंबर नहीं ले रहा हूं मैं, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें प्रैक्टिकली समझ में आए। ओके, हाँ, मैथ आपका प्रैक्टिकली, आपका माइंड और मैथ दोनों प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आएंगे। माइंड भी आपका प्रैक्टिकली समझता है और मैथ भी आपको प्रैक्टिकल ही समझ में आएगी। ओके, तो मैंने जैसे एक नंबर लिया आपका क्या 9। ओके, तो
तो अब आपको बहुत सिंपल सी चीज है कि 9 में जिस जिसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा, क्या पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जो जो नंबर 9 को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा वो सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे देखो 1 को 9 तो पूरा पूरा करते ही, 1 आप ये मान के चले 1 जो है ना यूनिवर्सल फैक्टर है, इस दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जिस वो 1 जो है उसका फैक्टर ना हो, इस दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 1 तो सभी का होता है फैक्टर, तो देखो 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर, तो 1 तो हो गया आपका, इसका होता ही होता है। इसके बाद देखो आप 9 किसकी टेबल में आता है, 9 टेबल में आने का मतलब क्या है, 3 का जो नंबर इसका फैक्टर होगा इसमें इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्या है 3 है कि नहीं आपका 3, आप 3 का डिवाइड करें 9 में पूरा पूरा जा रहा है, देखो देखिए देख लो कंफ्यूज मत हो, 3 3 या 9, रिमाइंडर आपका 0 0 बचा, 0 बचा कि नहीं, इसका मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। इसके बाद देखो 4 4 2 जा 8, 1 शेष बच जाएगा, 5 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 4 बच जाएगा। तो अगला सीधा नंबर क्या होगा 9, 9 होगा कि नहीं, अरे बोलो क्या हुआ, अगला नंबर आपका 9, अगला नंबर होगा आपका 9। तो जो देखो 9 के जो फैक्टर हुए वो क्या क्या हो गए, 9 के जो फैक्टर कौन कौन से होंगे 1 3 और 9। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि आपकी किसी भी संख्या के यदि हमें फैक्टर निकालने हैं तो वो कुछ नहीं करना है आपको, जिन जिन संख्याओं का उसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो सारे क्या होंगे उसके फैक्टर होंगे। देखो 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये तीनों क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए, यही फैक्टर है। अब एक देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, आप मल्टीपल और फैक्टर में बहुत डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। देखो जैसे आपको अगर किसी का मल्टीपल निकालना है तो उसके आगे जाएंगे, आप आगे जाएंगे कि नहीं, जैसे मैंने कहा 9 के मल्टीपल निकालो तो आप पढ़ेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 9 4 जा 36, आगे बढ़ते हैं और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्योंकि 9 के जो वो हो सकते हैं क्या, 9 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो आपके इनफाइनाइट, सॉरी 9 के जो मल्टीपल हो सकते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर होते हैं वो सीमित होते हैं। ये अब या मतलब इसमें जो डिफरेंस है समझना, इसके जो क्या हो सकते हैं, इसके जो फैक्टर होंगे किसी भी संख्या के वो सॉरी किसी भी संख्या के जो गुणज होंगे वो क्या अनंत हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर जो होते हैं वो सीमित होते हैं। तो देखो ये गुणज आपके आगे बढ़ रहे हैं, और अगर मैं कहूँ आपके 9 के फैक्टर निकालो तो देखो 9 के पहले जितने भी टेबल आते हैं उनमें इनके क्या होते हैं फैक्टर छुपे हुए होते हैं। ओके, तो आपको फैक्टर समझ में आता है। फैक्टर क्या है कि जिन जो भी नंबर है आपका उस संख्या में जिस जिसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो सब उसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। अब आप कहेंगे 496 के साथ फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे 496 नंबर है तो इसको फैक्टर निकालने का एक तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, पहले आप ये समझ लीजिए फैक्टर होते क्या। ओके, तो आपको ये फैक्टर समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है फैक्टर कि जिस संख्या के भी आपको फैक्टर निकालने हैं उस संख्या में जिस जिस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो क्या होगी, वो सारे उसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। ये तो फैक्टर एंड गुणनखंड। फैक्टर क्या होते हैं आपके, मल्टीपल क्या होते हैं, जिस संख्या में जिस संख्या के आपको गुणज निकालने हैं उसका गुणांक जिस जिस संख्या में छुपा हुआ होगा वो होंगे आपके गुणज। ओके, फैक्टर क्या होते हैं, जिस संख्या के आपको क्या निकालने हैं फैक्टर निकालने हैं उसमें जिस जिसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो आपके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। ओके, ये थे आपके गुणज और गुणनखंड। अब आते हैं हम जो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा था उसमें, तो सबसे पहले आती है आपकी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अभाज्य संख्या, इसके बाद भाज्य संख्या, फिर सह अभाज्य संख्या और संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इंग्लिश में से बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। बहुत ही अच्छा नंबर है ये अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम के लिए। ओके, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन दी हुई है तो उसकी परिभाषा ये, अब ये गुणनखंड से रिलेटेड ही है, तभी मैंने आपको पहले गुणनखंड बताया। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
क्या, कितनी, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो सारी नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो सब उस संख्या को क्या कहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो सब संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होंगे वो संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने आपसे कहा 2 किस किस के टेबल में, अब गुणनखंड देखना है तो गुणनखंड देखने का मतलब क्या हुआ कि 2 के पहले 2 किस किस के टेबल में आता है, तो 2 1, देखो 1 तो मैंने बताया था सबका यूनिवर्सल, 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर, तो 1 तो होता ही होता है। और 2 किसकी टेबल में आता है, और 2 की टेबल में आता है, तो 2 क्या हो गया आपका, एक अभाज्य संख्या नहीं हो गया, प्राइम नंबर हो गया कि नहीं। 2 क्या हो गया आपका, प्राइम नंबर हो गया ना, क्यों, इसके केवल 2 गुणनखंड हैं, एक तो 1 और दूसरा केवल 2, तो 2 क्या हो गया आपका, प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब आया आपका क्या, 3, क्या आया आपका, 3 आया। अब 3 के देखेंगे, देखो 3 के पहले 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 के में तो आता ही आता है, और 2 के में आता है क्या, नहीं, 2 2 4 सीधा 4, 3 तो आता नहीं, तो और किसके टेबल में आता है, 3 किसके टेबल में आता है, और 3 की टेबल में आता है। 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में, 3 क्या हो गया आपका, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, 2 के 2 के फैक्टर हैं, 3 के। अब आप कहेंगे 1 को सर क्यों नहीं लिया, तो आप देखो 1 के कितने फैक्टर हैं, 1 है ना, इसलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 फैक्टर होने ही होने चाहिए, कितने, 2, ओके, इसलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आपका 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ओके। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद आता है आपका 3 के बाद आता है आपका 4। अब इसे चेक करें आप, इसके केवल 2 गुणनखंड नहीं, इससे ज्यादा हैं, तो सबसे पहले देखो 1 तो आपको पता है, 1 आपका क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है कि नहीं, 1 तो है, हो गई होगा। इसके बाद आते हैं हम 2, देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 2 4 आ गया, तो एक 2 हो गया। 3 के में आता है, नहीं, 4 हो गया। देखो जैसे ही आपके फैक्टर 2 से 3 हुए, ये 2 थे, तीसरा हो गया, बस ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। जैसे ही आपके फैक्टर 2 से 3 हुए, प्राइम नंबर कैंसल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से अधिक हो गए। अब आते हैं हम 5, देखो 1 तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल फैक्टर, याद रखना 1 क्या है, सभी का गुणनखंड होता है, और दूसरा 5, इसके 2 गुणनखंड है, तो ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये भी एक प्राइम नंबर है। 5 के बाद क्या आता है आपका 6 1 के टेबल में आता है, 1 तो सबका ही होता है ना, यूनिवर्सल फैक्टर, 2 के में आता है, 3 के में भी आता है 6, तो एंड 6 इसके तो 4 फैक्टर हो गए, तो फिर ये कैंसल, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी हटाते हैं। फिर थोड़े से हम बड़े नंबर्स लेते हैं, जैसे 11 में चेक करें आप, 11 1 की टेबल, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर, एंड इसके बाद किसी में आता है, नहीं, सीधा 11 के में आता है, तो 11 क्या है आपका, प्राइम नंबर। तो क्या समझ में आया आपको, प्राइम नंबर वो है जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो स्वयं 1 हो, 1 तो सबका ही होता है ना, यूनिवर्सल फैक्टर है, और दूसरा क्या हो, स्वयं वह संख्या। तो प्राइम नंबर की जो परिभाषा हुई, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ये हुई, जिन संख्याओं को केवल एक और वह संख्या गुणनखंड हो, वो सभी संख्याएं क्या है आपकी, अभाज्य संख्याएं। या तो एक हो उसका गुणनखंड, और कौन हो, 11, केवल 2 गुणनखंड हो, कितने, केवल 2, 1 एंड इटसेल्फ, क्या हो, 1 एंड इट सेल्फ, वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, ओके। ये है आपकी प्राइम नंबर की परिभाषा। आगे बढ़े, इसके प्राइम नंबर के बाद, अभाज्य संख्याओं के बाद आता है आपका क्या, भाज्य संख्या। अब हम समझते हैं भाज्य संख्याएं क्या है। प्राइम नंबर क्या है आपके, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और वह स्वयं संख्या, वो आपकी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। अब आपका आगे है भाज्य संख्या, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है जो, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। देखो आपको नाम से पता चल गया, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसका मतलब है
उल्टा ही होगा कुछ अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। अभाज्य संख्याओं में आपसे कहा गया था कि जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, वो होगी आपकी अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा आपसे ये कहती है कि जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हो जाएं। कितने? एक तो 1 होता है, स्वयं होता है, एक और निकाला है उसका गुणनखंड, तो वो क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने कहा आपसे 4 कहा, 4 के आप गुणनखंड निकालें तो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है सबका, यूनिवर्सल। इसके बाद 4 2 की टेबल में भी आता है एंड 4 4 की टेबल में भी आता है। तो देखो दो गुणनखंड के लिए अगर इसके दो ही गुणनखंड होते तो ये अभाज्य संख्या होती, लेकिन एक इसका तीसरा मिल गया आपको। तो जैसे ही आपको तीसरा मिला तो 4 क्या होगी आपकी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। क्या होगी? भाज्य संख्या। जैसे ही आपको जितनी संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड मिल जाए, जैसे ही तीसरा हुआ वैसे ही वो संख्या किस में चलेगी? भाज्य संख्याओं में चलेगी। ये है आपकी भाज्य। और आगे लेते हैं, जैसे मैंने बोला आप 8 क्या है आपका? देखो 1 तो इसका फैक्टर होती है, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है। इसके बाद 8 2 की टेबल में भी आता है, 8 4 की भी टेबल में आता है और 8 8 के भी टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। अपन को तो 3 की आवश्यकता थी, इसके 4 हो गए। तो ये भी क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या। क्या हो गई? भाज्य संख्या। जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर हो जाएंगे वो सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। समझ में आया आपको? ओके, ये आपकी भाज्य संख्या। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखो मैं बताता हूं आपको ये बताना है कि आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो ये आपकी अभाज्य संख्या और यहां पे लिखते हैं भाज्य संख्या। देखो मैंने पूछा आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप 1 से चालू करें। 1 का तो केवल एक फैक्टर होता है, तो मैंने आपको बताया था 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, क्योंकि दोनों की परिभाषा क्या होती है? भाज्य भाज्य की। भाज्य की परिभाषा होती है जिनके केवल दो गुणनखंड हो, इसका तो एक ही है, तो ये ना भाज्य नहीं अभाज्य नहीं हुई। और भाज्य की कहती है दो से अधिक, तो इसका तो एक ही है, दो से अधिक कहां से होंगे? तो फिर एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। अब अभाज्य संख्या में सबसे छोटी क्या होगी? 2। अब सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्यों है? आप इसके फैक्टर निकालें। एक तो सबका यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 2 क्या है आपका? 2 भी इसका एक फैक्टर है, तो इसके केवल 2 फैक्टर हुए। अब सबसे छोटा नंबर हो गया 2। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और आपको यह भी याद रखना है कि ये एक सम संख्या भी है। क्या है ये? एक सम संख्या है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? वो आपकी क्या है? 2। तो आपको याद रखना है सिर्फ 2 ही एक ऐसा सम संख्या है, केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी इस दुनिया में एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो। ओके, ये याद रखना है आपको। इसको हम समअभाज्य संख्या भी कहते हैं। किसको? 2 को सम अभाज्य संख्या। 2 को हम और क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं मैथ की, यही मैथ का मजा है। अभाज्य संख्याओं को हम सिर्फ 6 के +-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो भी इस दुनिया में अभाज्य संख्या है वो सब 6 के +-1 के फॉर्म में है। लेकिन आप इसमें एक चीज याद रखें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या 6 के +-1 के फॉर्म में होती है, लेकिन हर संख्या जो 6 के +-1 के फॉर्म में है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ये याद रखना आप। ओके, तो सभी अभाज्य संख्याएं किसके फॉर्म में होती हैं? 6 के +-1 के फॉर्म में। कैसे? देखो मैं बताऊं। जैसे आप 6 लिखा, आप यहां पे क्या लिखें? 1 रखें की के स्थान पे -1, तो 6 1 या 6 में से 1 गया 5 आ गई आपकी अभाज्य संख्या। आप 6 की जगह पे 2 रखें +1 रखें, 2 6 या 13, 2 6 या 12 1 13। देखो 13 आपकी क्या आ गई? अभाज्य। तो इस दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब किसके फॉर्म में है? 6 के +-1 के फॉर्म में। आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, पक्का पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको बताया क्या कि अभाज्य संख्याएं हमेशा किसके फॉर्म में होती हैं?
6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था अब क्या, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है आपकी? आपने 2 का पढ़ लिया, 2 तो क्या है आपकी सम अभाज्य। फिर आते हैं हम 3 में। 3 क्या है? इसका 1 फैक्टर 3 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर, तो ये तो होगी अभाज्य, ये भाज्य हो ही नहीं सकती। इसके बाद आते हैं हम 4 में। 4 के कितने फैक्टर? 1 2 एंड 4। देखो 3 फैक्टर हो गए ना। तो आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटी आपकी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो नंबर था वो मैंने बताया था आपको, क्या आपका जो अगला नंबर है वो है को प्राइम नंबर। अब हम समझेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या? सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम? को प्राइम नंबर। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सह मतलब साथ साथ, तो मतलब एक, अच्छा एक लोग साथ साथ हो सकता है क्या? 2 तो जरूरत है ना साथ के लिए, तो 2 लोग 2 आइटम होंगे इसमें, आप ये मान के चलो 2 नंबर्स होंगे। आइटम मतलब नंबर्स होंगे। ओके, 2 नंबर्स होंगे। आपकी सहभाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो कहती है जिन दो संख्याओं का मासापा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। देखें आप, जिन दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, वे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं? वे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। कैसे? एग्जाम्पल समझिए आप। जैसे मैंने बोला आपसे 3 और 5, आपके पास 2 नंबर हैं 3 और 5। आपको 3 और 5 का क्या निकालना है? HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप 3 और 5 का मासापा निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका HCF इन दोनों का? 1। और जैसे ही इनका मासापा 1 आया तो ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर। आगे देखते हैं, आपका अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपका 9 और 10। देखो 9 और इन दोनों का आप HCF निकालेंगे। इसका HCF क्या आएगा? 9 और 10 का 1। जैसे ही इनका HCF 1 हुआ, ये दोनों क्या हो गए आपके? को प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला 8 और 10। आप 8 और 10 का क्या निकालें? HCF निकालें। 8 और 10 का जो HCF होता है वो होता है आपका 2। और जैसे ही इसका HCF 2 हुआ तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि HCF 1 होना चाहिए ना। उसकी कंडीशन है कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है वे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जैसे ही आपका HCF 2 हुआ तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, जैसे अगला लेते हैं। जैसे मैंने बोला 8 और 19। 8 और 9 इनका HCF लेंगे आप। इसका HCF क्या आएगा आपका? 1। जैसे ही इनका HCF 1 हुआ तो ये क्या हो गए? को प्राइम नंबर। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो जाएगा वो संख्या क्या कहलाएंगे आपकी? क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3 और 20। देखो आप 3 और 20 का आप HCF निकालें, क्या आएगा? 1। और जैसे ही इनका HCF 1 हुआ तो ये क्या हो गए? को प्राइम नंबर। ओके, ये थी आपकी सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो क्या कहलाती हैं? आपकी सह अभाज्य संख्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। इसका क्वेश्चन सीधा CDS में आता है परफेक्ट नंबर का, इसलिए बहुत ध्यान समझना। ओके, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर
देखें आप परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। अब प्लीज इसकी हिंदी के बारे में मत पूछना, हिंदी मुझे भी नहीं पता। परफेक्ट नंबर सीधे याद कर लें आप, क्या परफेक्ट नंबर सीधे ही आएगा आपको एग्जाम में कि परफेक्ट नंबर क्या है। देखो आपको मैंने फैक्टर भी बताया था, पता है। अब मैं कहूँ आपसे आप 6 के फैक्टर निकालें, आप 6 के फैक्टर निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? मैंने भी बताया जिन जिन संख्याओं का 6 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे, 6 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। मतलब कि 6 जिस जिस की टेबल में आएगा वो सब क्या होंगे, क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 तो आपको पता ही है यूनिवर्सल है, 2 2 3 जा 6 आता है ना 6, फिर 3 3 2 जा 6, फिर आता है 6 6 1 जा 6, 5 के में तो आता नहीं है ना, 4 के में आता है। तो 6 के आपने जो फैक्टर निकाले वो कितने हुए, 4। बहुत ध्यान से समझना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो 6 के आपने फैक्टर निकाल लीजिए हैं, 6 के फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, 6 के जो फैक्टर हैं तो 6 को हटा के, किसको, 6 को हटा के बाकी रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं क्या, 6 को हटा के 6 को रिमूव करके रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं उनको करना है आपको ऐड। क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे उन्हें। तो आप जोड़ें 1 + 2 + 3, तो आपका जो आंसर आया क्या है, 3 2 5 एंड 6 आया। जैसे ही आपका आंसर 6 आ गया मतलब उस नंबर से मैच कर गया जिसके हम फैक्टर निकाल, 6 के हम फैक्टर ही तो निकाल रहे थे। तो जैसे ही ये 6 से मैच कर गया तो क्या हुआ, 6 आपका हो गया परफेक्ट नंबर। क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या परिभाषा बनी कि यदि हम किसी संख्या के फैक्टर्स करते हैं और उस संख्या को हटाने के बाद जिस संख्या के हम फैक्टर कर रहे हैं, क्योंकि 6 भी तो इसका एक फैक्टर है, उस स्वयं संख्या को हटाने के बाद रिमेनिंग बचे हुए फैक्टर्स का यदि एडिशन उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वो संख्या कहलाती है आपकी परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। ओके, अब और एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 12 एक संख्या है, कोई है कि नहीं, 12 आपकी एक संख्या है। अब आप 12 के फैक्टर निकालेंगे तो 12 का मैंने बताया फैक्टर निकालने का तरीका। इसका मतलब ये हुआ कि 12 जिस जिसकी टेबल में आएगा वो सब इसके फैक्टर होंगे। तो 1 तो आपको मालूम ही है, 1 यूनिवर्सल है, 2 6 जा 12, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड फिर आता है 12, क्योंकि 10 11 के में तो आता नहीं है। ओके, तो आपको करना क्या, परफेक्ट नंबर आपका ये कहता है कि 12 को क्या कर दें हम, रिमूव कर दें, मतलब हटा दें, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं इनका क्या करेंगे हम, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड करें आप 1 + 2 + 3 + 4 + 6, यही तो है इसके फैक्टर। और फैक्टर्स को आप क्या करें, ऐड। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 15 और 1 16। इसके जो मतलब उसको फैक्ट स्वयं को हटाने के बाद इसके जो फैक्टर्स का एडिशन आ रहा है, जोड़ आ रहा है, वो 16 है और नंबर आपका है 12। तो क्या हुआ, 12 जो है आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ मैच ही नहीं हुआ। सेम आना चाहिए, सेम नहीं आया तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका 12 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अब और बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला आप 28, ओके, 28 एक नंबर है, इसके हम फैक्टर्स निकालें। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि 28 जिस जिसके टेबल में आएगा वो सब इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। आप ये भी जानते हैं कि 28 किस किस के टेबल में आ सकता है, सिर्फ 28 के पहले जितने टेबल हैं उनके में आ सकता है। तो 1 तो आपको पता ही है, आप बहुत टैलेंटेड आदमी है, 1 तो आपको पता ही यूनिवर्सल फैक्टर है। 28 के बाद 2 भी है आपका, इसके बाद 4 4 2 जा 4 7 जा 28 हो ना, 4 7 28। फिर इसके बाद क्या आता है, 7 7 4 जा 28। फिर 7 के बाद 14 दूनी 28, फिर इसके बाद 28, यही तो होता है। अब हम क्या करेंगे, 28 को हटा देंगे। 28 को जैसे ही हटाया रिमेनिंग नंबर्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। शेष बचे हुए नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। आप इसको जोड़ेंगे, जैसे ही आपने जोड़ा 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 2
27, 27 हुए 28, देखो मैच कर गया। और जैसे ही आपका मैच किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक और परफेक्ट नंबर मिल गया। 28 आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके रिमेनिंग बचे हुए फैक्टर्स का उस संख्या को हटाने के बाद उसका एडिशन क्या हो गया, आपका 28 हो गया। जैसे ही 28 हुआ, क्या हो गया, 28 भी आपका क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। तो ये थे आपके क्या, परफेक्ट नंबर्स। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं आपको। अब इसके बाद आपके जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है वो हो गया समाप्त। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, फॉर्मूलाज। जैसे मैंने कहा आपसे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आप एडिशन निकालें, तो आसान है, आप निकाल देंगे। 10 9 19 19 8 27 27 और 7 कितना होता है, 34 34 से 40 40 और 5 45 45 और 3 48 48 2 49। क्या छूट गया कुछ, देखो बहुत आसान है निकालना। प्लस 10 10 9 19 19 8 27 27 7 34 34 6 40 40 45 49 3 52 और 3 55। निकाल दिया आपने 1 मिनट में, टैलेंटेड लोग हैं आप। 1 मिनट निकाल दिया आपका। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, 55 होता है कि नहीं? और यदि मैं कह दूं यही 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का एडिशन निकालें, फिर आपके गुर्दे चल जाएंगे कि नहीं? 1 से लेके 100 तक की। और यदि मैंने ये कह दिया 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का एडिशन निकालें, फिर क्या होगा, आपकी हालत बहुत बेकार हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छा आसान तरीका निकाला है, बहुत ही सिंपल। क्या, कि जब भी आपकी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का यदि आपको योगफल निकालना है तो बहुत सिंपल तरीके बताए हमने। क्या, एक फॉर्मूला याद कर लें आप, और 1 से लेके आप 5000 10000 50000 तक की संख्याओं का एडिशन निकालेंगे। कैसे, आपका फॉर्मूला क्या है, n + 1 अपॉन 2। क्या है, ये है आपका फॉर्मूला, n + 1 अपॉन 2। अब आप कहेंगे n क्या है, n वो है जो नंबर्स आपके पूछे गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर्स का आपको एडिशन पूछा है। जैसे उसने 1 से लेके 1000 तक का पूछा, तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1000 हो गए कि नहीं? n बराबर क्या, 1000 रखेंगे आप। ओके, समझ में आया आपको? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का यदि फॉर्मूला निकालना है तो क्या है, n + 1 अपॉन 2। यदि आपसे यही पूछ दे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यदि आपसे यह पूछ दिया जाए कि आप प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें, क्योंकि अभी अगर उसने ऐसे पूछ दिया 1 + 3 + 5 + 7, तो 10 तक तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही उसने 100 के पार गया वो, फिर आपके गुर्दे चलेंगे, तो इसमें भी समस्या है। तो आप क्या करेंगे, इसका भी बहुत आसान तरीका है, इसका तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करें, n स्क्वायर कर दें, आपके विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेगा। प्रथम, ये याद देना, आप ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। और यदि आपसे n निकालना पड़े आपको कि n कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, अंतिम पद जो भी आपका दिया हुआ है, अंतिम पद उसमें 1 ऐड करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। सो आपका क्या निकल आएगा, n। और n निकले, n का क्या कर दें आप, स्क्वायर, तो आपका क्या आंसर निकल आएगा। समझ गए? ये क्या हो गया आपका, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ओके, यदि आपसे कोई ये पूछ दे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसका आप फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला उन्होंने बता दिया। क्या, n + 1, n कोष्टक n + 1,
और इसमें यदि आपको n बराबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको देखो मिटा दो, तो यहां पर लिख देता हूं, यदि इसको आपको n बराबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंतिम पद अपॉन 2, बस। इसमें याद रखना आपको विषम में करना है अंतिम पद प्लस 1/2 और सम में करना है अंतिम पद अपॉन 2। इसमें कोई दिक्कत, अरे बोलो आगे ना समझ में, निकाल लोगे, परेशान ना हो, इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इतना डरो मत। ओके, तो ये थे आपकी आज की क्लास। ओके, अब आगे मिलते हैं आपको अगली क्लास में, आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो आपको कराए जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।